वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा। ये दूसरा सेशन जो इसको लेके काफ़ी लेट हो गया है। एक्चुअली जनवरी मंथ की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 200 क्वेश्चंस हैं उसको लेके हमने सीरीज़ बनानी शुरू की थी और ये उस सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे और देरी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज की सीरीज़ में मतलब आज के वीडियो में हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन कवर करना शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ओके, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है क्या है, लांजिया सौरा पेंटिंग ये किस राज्य से संबंधित है? ये अपना पश्चिम बंगाल से, इसको मिला है जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में बात करें तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है 1999 का। उसके तहत जो है वो क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी को दिया जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में अगर समझें तो किसी भी एरिया के एक ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या तो ये कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है या तो कोई एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, उसको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद में जब इसको रिकॉग्निशन मिल जाती है तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इसकी मार्केटिंग की जाए और इसको फेमस बनाया जाए, जिसकी वजह से उस एरिया का जो प्रोडक्ट है उसकी बिक्री बढ़ सके और किसान हो, आर्टिशियन हो, उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, लांजिया सौरा पेंटिंग के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं वो बने अपना इंद्रमणि पांडे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है कि बिम्स्टेक के जो नए महासचिव हैं, जिसको हम लोग सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, वो कौन है, इंद्रमणि पांडे। तो बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो ये लगभग 2007 में बनी एक संस्था है, जहाँ पे अब इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कमीशन की बात होती है। ठीक है, बिम्स्टेक का ही फुल फॉर्म है, जैसे हम ये जानते हैं कि हमारा ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे अपना बांग्लादेश और इधर फिर म्यांमार और ऐसे देश आ जाते हैं। तो ये जो बिम्स्टेक जो है, तो जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी देश हैं उनका एक ग्रुपिंग है। यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, फिर बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल आ जाएगा, नेपाल के नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, इधर म्यांमार है, और आसपास के जितने भी देश हैं जो किसको टच करते हैं, बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं, वो ग्रुपिंग क्या करती है, उसको उस ग्रुपिंग का नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कमीशन, बिम्स्टेक की बात करें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में आप जानते हैं कि वहाँ चुनाव हुए थे, तो नई सरकार बनी है, तो कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार आई है। तो ये मतलब हर सरकारों में देखने को मिलता है कि नाम बदलना शुरू हो जाता है। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, श्री अन्नपूर्णा रसोई। तो पहले इसका नाम क्या था, इंदिरा रसोई, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री अन्नपूर्णा रसोई। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है, अपना राहत वाणी केंद्र। मतलब अगर कोई आपदा होती है उसके बाद अगर आपको कांटेक्ट करना है गवर्नमेंट से या फिर उनको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए क्या है, राहत वाणी केंद्र। ओके, तो किसने लॉन्च किया है, अपना उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है अपना ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये फिल्म एक तरीके की डॉक्यूमेंट्री है जो ये बताती है कि अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कैसे ओपेनहाइमर जो उनके साइंटिस्ट हैं उनकी मदद से एटम बम का परीक्षण किया और पहला देश बना जिसने अपने पास एक न्यूक्लियर हथियार होने के लिए कोशिश करी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं क्या, ओपेनहाइमर के बारे में। ओपेनहाइमर एक काफ़ी अच्छी पिक्चर थी, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें, उससे आपकी जियो पॉलिटिक्स और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा समझ बढ़ेगी। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, यूरोपीय निवेश बैंक, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यूरोपियन निवेश बैंक की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो अपनी नादिया कैलवियनो। ओके, थोड़ा सा नाम कठिन है इनका प्रोनाउंस करना। तो पहली जो महिला अध्यक्ष बनी कौन सी है, नादिया कैलवियनो। तो ऐसे याद रख सकते हैं, यूरोप में काफ़ी सारी नदियां हैं, तो नदियों से आप याद रख सकते हैं कि कौन बनी, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक। नदियां जो है यूरोप के डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करती हैं, तो यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन सी, नादिया। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हिम तेंदुआ, ना कि हिंद तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो है क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो ये हिमालय में पाए जाने वाले जो भी तेंदुए हैं उनको किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अपना किर्गिस्तान का। ठीक है,
तो ये ऐसे तेंदुए होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे अपने हिमालय में, सेंट्रल एशिया में आप लैटीट्यूड में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी ठंड बढ़ती जाती है। तो ऐसे एरिया में पाए जाने वाले जिनको तेंदुए क्या कहते हैं, हिम तेंदुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो ये इसका आंसर है मध्य प्रदेश। महाकाल लोक अपने उज्जैन है। ठीक है, तो महाकाल लोक क्या है अपने मध्य प्रदेश में, उज्जैन। तो इसका आंसर हम मतलब खुद समझ सकते हैं कि महाकाल लोक कहाँ है, उज्जैन में है। तो ये है मध्य प्रदेश इसका आंसर। तो प्रसादम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है? मतलब 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख खोजा गया है किस राज्य में? गोवा में। ठीक है, किस काल का है? कदम्ब काल का, 10वीं शताब्दी का जो शिलालेख है। शिलालेख क्या हुआ करता है, जैसे राजा होते थे तो अपनी बात प्रजा तक पहुंचाने के लिए, मतलब कोई भी अगर मैसेज पहुंचाना है तो क्या करते थे कि अपने मतलब मंत्रियों के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से क्या करते थे कि शिलालेख या फिर कई सारे अलग अलग तरीकों के लेख बनवाया करते थे, उसमें अपना मैसेज छपवा देते थे, जैसे वहाँ के आते जाते लोग उसको पढ़ें और उससे सीख लें। हमने देखा है कि जो अशोक हैं उन्होंने कई कई सारे शिलालेख छपवाए, जैसे गुर्जरा अभिलेख हो गया, मास्की अभिलेख हो गया, प्रयाग प्रशस्ति हो गया। तो अलग अलग अभिलेख हैं जिसके माध्यम से जो उस समय के राजा हुआ करते थे अपना मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है अपना 9 जनवरी को। ओके, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 61st क्वेश्चन है, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? तो सेबी के नए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं अपने जी राम मोहन रॉय। 61 का आंसर क्या है? एक मिनट, 61 का आंसर क्या है? जी राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ये इनको सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है भारत, ऑप्शन ए। तो भारत ने क्या किया है कि एशियाई ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? भारत की टीम में। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। मेडागास्कर जो दे ये क्या है, एक अपना अफ्रीकन देश है, मतलब अफ्रीका कुछ ऐसे बना है। ये है अपना अफ्रीका। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है? मेडागास्कर है। ठीक है, यहाँ पे मोजाम्बिक की संधि है, यहाँ पे मोजाम्बिक है, यहाँ पे मेडागास्कर है। तो इस वाले एरिया में ये अपना, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, इधर से अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है बीच में। तो ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो मेडागास्कर में कौन सा अभी तूफान आया? अल्वारो। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो 80वें नंबर पे है। तो हम देख सकते हैं यहाँ हमारा डंका बज रहा है नीचे से। तो जब किसी देश का पासपोर्ट अगर मजबूत होता है तो वो उसकी सामरिक शक्ति को दिखाता है कि आसपास के देशों में उसका कितना प्रभाव है और उसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो हमारी जो अभी जो इंडेक्स में रैंकिंग चल रही है वो 80वें नंबर पर। हम देख सकते हैं कि इस चीज़ में हमको कितना ज़्यादा डेवलप करने की या फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का जो उद्घाटन है वो कहाँ? एक मिनट मुझे दीजिएगा, कई बार पेन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया अपना गांधीनगर में। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, गांधीनगर में ही गिफ्ट सिटी बनाई गई है, GIFT, जहाँ पे क्या कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑफिस है, जो पेंटागन से भी बड़ा है। पेंटागन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना की हेडक्वार्टर है जो इस शेप का है, पेंटागन टाइप का। इससे भी बड़ा जो अपना एक कोई ऑफिस है उसका नाम क्या है? गिफ्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है जो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो ये कहाँ है? गांधीनगर में। तो यहाँ पे याद रखना है कि ग्लोबल गुजरात समिट कहाँ लॉन्च किया गया था? गांधीनगर में। दूसरा, गांधीनगर में ही गिफ्ट सेंटर है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में चलें। क्वेश्चन नंबर 66 है, टोबगे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सेरिंग टोबगे बने हैं अपने भूटान के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है वो उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेरिंग टोगबे।
ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक कौन बने? तो रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जिनको कहते हैं, वो अपने अभी बने हैं कौन? समीर कुमार सिन्हा। कौन बने हैं? समीर कुमार सिन्हा जो हैं रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत और यूएई के बीच कितने समझौते किए गए हैं? तो ये भी सवाल कई बार एमपीपीएससी में पूछ लेगा कि कितने समझौते हैं। अब ये तो हालांकि कोई याद रखने वाली बात नहीं है पर फिर भी, तो भारत और यूएई के बीच में कितने समझौते हुए हैं? 4 समझौते हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन सी 4। ओके, अगले क्वेश्चन में चलें। किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगा दिया गया है? तो मतलब कई सारे ऐसे देश हैं जो हमारे आसियान देश है, वहाँ पे डॉग मीट भी खाया जाता है। उसके अलावा भी और कई सारे देश है जहाँ पे जो 69 का जो आंसर है वो है अपना दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है उसने क्या किया है कि डॉग मीट पर बैन लगा दिया। लोग कुत्ते तक काट के खा जाते हैं। मतलब ये तो चल रहा है अपने दुनिया में। 70वां क्वेश्चन है। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ? अमेरिका में। ओएलईडी डिस्प्ले टीवी जो है कैसा ट्रांसपेरेंट, ये लॉन्च किया गया है कहाँ? अमेरिका में। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में अगर चलें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो नो डाउट इसमें क्या होने वाला है आंसर अपना? इंदौर तो होगा ही। उसके बाद इंदौर के साथ साथ कौन है? सूरत भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ओके, अगले क्वेश्चन चलें तो 72वें सॉरी क्वेश्चन नंबर 72 है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। ओके, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 73वां क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई अपना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। श्री राम लला दर्शन योजना, अयोध्या में जो नया मंदिर बना है उसी को देखने के लिए अलग अलग सरकारें अलग अलग स्कीम चला रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया? स्वदेशी असॉल्ट राइफल क्या होती है? अभी तक हमारी जो सेना है वो किसका इस्तेमाल करती है? इंसास जैसे राइफल का इस्तेमाल करती है। AK-47 का इस्तेमाल करती है। उसके अलावा हम इसराइल से भी कई सारे राइफल्स मंगाते हैं। कुल मिला के आसान भाषा में कहें तो जो अपनी आर्मी है उसके द्वारा इस्तेमाल करने वाली जो बंदूकें हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? असॉल्ट राइफल। ओके, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये डेवलप किया गया अपना DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, DRDO ने क्या किया है कि स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम इसको विकसित किया है। अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 75 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होने वाली? ऑप्शन है 5.2%। मतलब दुनिया में अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 5.2% लोग जो हैं क्या हैं? वो बेरोजगार रहने वाले हैं। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 है अपना। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि यूनाइटेड कप किससे रिलेटेड है? वो है किससे रिलेटेड? टेनिस से रिलेटेड, ठीक है। यूनाइटेड कप से टेनिस से रिलेटेड। दूसरा किसने जीता है? इसको जीता है अपना जर्मनी ने। जर्मनी एक यूरोपियन देश है जिसने क्या किया है? यूनाइटेड कप टेनिस जिससे रिलेटेड है उसको जीता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन आइंस्टीन किस देश से थे? 77 का। अच्छा, तो हालांकि मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन आंसर इसका गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा चीन। ओके, तो आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। चीन जब देख रहे हैं कि हाल ही के वर्षों में चीन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उसका रिजल्ट भी उसको धीरे धीरे मिल रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवाला सेवा हेतु किस राज्य में स्थित है जिसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया किया जाएगा? तो 78 का आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। ओके, तो इसको उद्घाटन कौन करेंगे? अपन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया? दृष्टि 10 अनावरण किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद हमारी टेक मतलब स्टार्टअप के लिए जाने जाने वाली सिटी है, तेलंगाना की जो कैपिटल सिटी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो टेक्स रिलेटेड स्टार्टअप है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनको मिलती है और ये धीरे धीरे काफ़ी फल फूल रहे हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है इसरो को। इसरो ने हाल ही में हमने देखा कि इसरो ने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए। जैसे इसने चंद्रयान लॉन्च किया। उसके बाद कई सारे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए जो अलग अलग दुनिया की जो एजेंसी है काफ़ी महंगे रेटों में उनको लॉन्च करती हैं। तो इसरो ने इनको सस्ते रेटों में लॉन्च किया है। तो इसी को देखते हुए इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? इसरो को मिला है, जो हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि हमारी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एजेंसी है वो इतना ज़्यादा एक्सेल कर रही है। अगले क्वेश्चन में चलें।
तो क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो कौन है? ऑप्शन ए सीलवर्धन सिंह। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन चले। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों शुभंकर कौन है? मतलब शुभंकर क्या होता है कि मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक कोई इवेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुभंकर। 82 का आंसर क्या होगा? विन विन या और नीनी, विन विन या फिर नीनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 पे चलें तो मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है अपना उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा, जो उड़ीसा आप जानते हैं कि एक ऐसा हमारा मतलब हमारे देश का जो अगर सदर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, यहाँ पे तेलंगाना मिल जाएगा, इधर पे अपना उड़ीसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे कि ये बे ऑफ बंगाल को लगने वाला राज्य है। यहाँ पे क्या किया गया है? मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो अगला अगला क्वेश्चन है, वीनू का निधन हो गया है, वह कौन थे? वीनू जो थे वो पूछ सकता है, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, कौन थे ये? वीनू एक हमारे फिल्म निर्माता थे। ठीक है, वीनू कौन थे? फिल्म निर्माता। हालांकि वीनू एक मेरा दोस्त भी है, पर उससे ऐसी कोई उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं होगी। खैर, बैड जोक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, CREA के अनुसार भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि नई दिल्ली में हर साल जो है समस्या होती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? पर इन्होंने इसको 86 को बी माना है, बर्नी हाट, पता नहीं कैसे माना है, पर मुझे लगता है कि नई दिल्ली होना चाहिए। पर ठीक है, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही आप भी मानिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, फजल अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन पर की यात्रा पर आए हैं? तो 87 का आंसर क्या है? सऊदी अरब। जो फजल अब्दुल्ला हैं, तो फजल अब्दुल्ला किस देश के नेवल चीफ हैं? सऊदी अरब के। ओके, 88 क्वेश्चन पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी? अभी हमारी अर्थव्यवस्था लगभग $3 ट्रिलियन पे चल रही है, जो कि नॉमिनल रेट पे है। दो तरीके के रेट होते हैं, एक नॉमिनल रेट, दूसरा होता है रियल जीडीपी रेट। रियल जीडीपी होता है एक बेस ईयर के हिसाब से उसका कंपेरिजन होता है। तो हमारे जीडीपी का, हमारे जो इकोनॉमी का बेस ईयर अभी क्या माना गया है? 2011-12। तो 2011-12 के हिसाब से अभी हम 3 ट्रिलियन से कम है, लेकिन अगर नॉमिनल रेट पे बात करें तो हम लगभग 3 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी बन चुके हैं। तो वित्त मंत्री का कहना है कि लगभग 2028 तक हम क्या हो जाएंगे? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हम बन जाएंगे। पर यह भी देखने वाली बात है कि जीडीपी सिर्फ बढ़ने से कुछ नहीं होता है। जीडीपी के बढ़ने से जो रिसोर्स बने उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़रूरी है। ये भी देखने में आता है कि हमारे देश है जीडीपी की ग्रोथ तो हम देखते हैं कि काफ़ी हाई है, लेकिन उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो काफ़ी डिस्पैरिटी पाई जाती है। ये देखा, मतलब ये एक डेटा है ऑक्सफैम रिपोर्ट, लगभग शुरू ऊपर के जो 10% जो जनसंख्या है उसके पास लगभग 40 से 50% रिसोर्सेज जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो ये दिखाई दे रहा है जीडीपी तो एक तरफ बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये है कि लोगों के पास जो है वो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उसके अलावा जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वो जीडीपी क्या कर रही है? हमारे यहाँ जो रोजगार है उसको उत्पन्न नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको भी सरकार को ध्यान देना काफ़ी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 89 पे अगर चलें, 89 है, डॉक्टर प्रभा अंत्रे का निधन हो गया, वह कौन थी? तो डॉक्टर प्रभा अंत्रे कौन थी? शास्त्री गायिका। ठीक है, शास्त्रीय गायिका थी कौन? डॉक्टर प्रभा अंत्रे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अभी हमने देखा कि जो युवा दिवस है कब मनाया जाता था? 12 जनवरी को। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित कहाँ किया गया है? तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रदर्शनी आयोजित किया गया है कहाँ? अपना दुबई में, दुबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अटपाडी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने कुछ देर पहले ये भी पढ़ा था कि अटल बिहारी वाजपेयी से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ स्थापित की जा रही हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? उसको इनाग्रेट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युवा निधि योजना के अनुसार युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर है अपना कर्नाटक में। युवा निधि योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई। युवा निधि परियोजना किसके द्वारा? मतलब कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 94, 8 फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं? अच्छा,
राजा अभी भी बनते हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं अपने डेनमार्क के राजा। डेनमार्क के राजा जो हैं, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ऐसे राज्यों में चलती है, मतलब ऐसे देशों में चलती है। तो जहाँ पुराने राजा लोग रहे, उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपना जो अधिकार है वो किसको दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया, और अपने लिए एक ऐसी पोजीशन बना के रखी जहाँ पे स्टेट के जो नॉमिनल हेड है कौन बने रहे हैं, ये राजा लोग बने रहे हैं। तो इसी तरह डेनमार्क में होता है, लंदन इंग्लैंड में होता है, यूनाइटेड किंगडम में होता है। तो ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पे अभी भी राजा का पद जो है वो बना हुआ है, वो सिर्फ नॉमिनल है। उसके अलावा दुनिया भर की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसका वो उपयोग करते हैं, और जनता के पैसे से अभी भी पल रहे हैं ऐसे राजा, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलें। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला रखी गई कहाँ? गुवाहाटी में। असम की जो एक शहर है जिसको कि हम क्या कहते हैं, गुवाहाटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में अगर चलें तो ओके, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है अपना, एक सेकेंड, ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है केरल में, केरल में। अगले क्वेश्चन चलें। आयुष्मान की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? अपना हिमालयन वुल्फ को, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हिमालयन वुल्फ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। इसका आयुसीएन स्टेटस या फिर ये सब तो इसने बता ही दिया, सुरक्षित है, और इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लें कि कौन से एरिया में रहना पसंद करता है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 98, पहली बीच गेम 2024 के पहला स्थान किसने हासिल किया? तो 98 का आंसर है अपना सी, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 99, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में आयोजित किया गया, क्योंकि यहीं जो है सबसे बड़ा क्या कहते हैं, डेजर्ट पाया जाता है, थार डेजर्ट। तो यहाँ पे पंजाब, नागालैंड और मध्य प्रदेश में तो होना कोई तुक नहीं बनता है। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। ओके, अगले आंसर में चले। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? तो जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण शुरू किया अपना डीआरडीओ। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी बन रही है किससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, तो आप आंख मूंद के डीआरडीओ पे आंसर मतलब टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 51 से लेके 100 तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया। तो अगली वीडियो जल्द से जल्द आने वाली है, उसको लेके मतलब उसके बारे में जानकारी रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जैसे उनका भी फ़ायदा हो। कई बार क्या होता है कि तैयारी में हम कई बार सेल्फिश हो जाते हैं, हम देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है, सामने वाले को नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए। तो ये मानसिकता से हमें बचना है, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जैसे हमारी चैनल की तो रीच बढ़े ही बढ़े, जिससे आप एस्पिरेंट जो हैं उनको भी फ़ायदा हो। ओके, तो आज के लिए चलिए इतना ही। मैं अमन साइन आउट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।